सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो अपने आप में एक महान कवि थे, महान राइटर थे। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे खुद टाइप करके लिखा है, बहुत मैंने से नोट्स बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे आप किसी भी बुक्स में इससे इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं मिलेंगे अगर आप एक ठीक ठाक लेवल पर तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक है, मैंने 4-5 बुक्स पढ़ी हैं तो उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे वीडियो के लास्ट में और स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यहाँ पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ था, यानी कि ये जो बॉर्न हुए थे, देखें 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था। इनकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो याद रखना है। ठीक है, 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अपॉन लिख रहा है, यहाँ पे कोई और प्रीपोजिशन लगा के वो देता है, तो आपको कोई भी प्रीपोजिशन दे उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बस अपॉन यूज करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीट डेट जो मैंने सर्किल करी है, ये स्थान पूछा गया है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ये वारविकशायर, ये जो एक काउंटी है, ये पूछा गया है स्थान। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था इनका? वारविकशायर में हुआ था। और ये काउंटी है, ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए इनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज का मतलब इनके जन्म के बारे में पता कैसे चला? एक होली ट्रिनिटी चर्च थी, ये है आपके सामने लिख रहा है क्वेश्चन, होली ट्रिनिटी चर्च थी, तो यहाँ से इनको बैप्टाइज किया गया था। चर्च होती है वहाँ पे। तो इनको 3 दिन के बाद, यानी कि बाद में इनको पता चला कि यार ऐसे 3 दिन के बाद ये मिले, तो इससे निष्कर्ष होता है कि 3 दिन के, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो 3 दिन पहले हुआ था। 26 में मिले थे ये, यानी कि इनकी बैप्टाइज डेट पूछी जाती है, जो बैप्टाइज इनकी डेट होती है। ठीक है, ये डेट पूछी जाती है, तो ये याद रखनी है आपको, 26 अप्रैल 1564। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट डेट आपको याद रखनी है, 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टाइज किया गया था। बोलने में कहीं अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए दोस्तों तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश फुल करूँगा कि आपको अच्छी लैंग्वेज में मैं समझाऊँ। ठीक है जी, स्ट्रैटफोर्ड में इनका जन्म होता है, यानी हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड से इनको बैप्टाइज किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके पिताजी की। तो पिताजी थे इनके जॉन शेक्सपियर, और इनकी जो माँ, देखिए ये लिख रहा है जॉन शेक्सपियर है। ठीक है, और माता थी इनकी मैरी आर्डन। इसी के साथ में एक बात बता दूं, जो हमारे टीजीटी के एस्पायरेंट हैं, अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में 4 राइटर आते हैं। जॉन मिल्टन आता है, शेक्सपियर आते हैं, वर्ड्सवर्थ आते हैं, और कौन आता है? जॉन्स गासवर्दी आता है। ठीक है, तो जॉन्स गासवर्दी हैं, तो इनके फादर की बात करें तो इनके फादर के नाम से पहले ओनली जॉन लगाना है बस। जो इनका नाम है ना शेक्सपियर है, तो उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर। जॉन मिल्टन है तो उनका नाम, पिता का नाम जॉन मिल्टन। और क्या नाम है? गासवर्दी हैं तो उनके पिता का नाम जॉन्स गासवर्दी है। ठीक है, और दूसरे राइटर कौन है हमारे? ये वर्ड्सवर्थ हैं, तो जॉन वर्ड्सवर्थ इनके पिताजी का नाम है। सबसे पहले बस जॉन लगाना है इन टीजीटी के 4 राइटर में। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, इनमें से इनके जो पेरेंट्स थे, ये जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन, इनके बच्चों में से थर्ड चाइल्ड थे, यानी कि तीसरे नंबर के ये एक व्यक्ति थे। ठीक है भी, ये याद रखना है, तीसरे नंबर के। ये है हमारा क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्या थे? ये चाइल्ड थे। और इनको उपाधि दी गई थी कि इंग्लैंड के नेशनल पोएट बोला जाता था इनको, और इनको, इन्हीं को बार्ड ऑफ एवन बोला जाता था, इन्हीं को द वार्ड के नाम से भी जाना जाता था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे यूज कर लिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, जितने भी मोर देन प्रैक्टिस सेट हैं मैंने सारे के सारे लगा लिए हैं दोस्तों। तो बस देखना है कि अब स्कोर क्या रहेगा एग्जाम में, क्योंकि मैं भी इस एग्जाम में जो आने वाला 2023 में एग्जाम होने वाला है 24 में, तो इसको अटेम्प्ट मैं भी करूंगा, देखूंगा मैं भी कितना स्कोर जाने वाला है। ठीक है, और ग्रामर का पार्ट भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, जितने भी ग्रामर की बुक है, ठीक है, जितना भी सिलेबस है उसको भी कवर करेंगे, बशर्ते पेशेंस रखना है आपको। लेकिन वीडियो पसंद आए तो जरूर बताना कि सर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ये सारा कंटेंट टाइप करके पढ़ाया है अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छा बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ समय के बाद दोस्तों इनको भेज दिया जाता है ग्रामर स्कूल में, इनका एडमिशन करा दिया जाता है। ठीक है भाई, यानी कि ये जो हैं, जो इनको भेज दिया जाता है सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड में ही ये स्कूल पढ़ता है, तो वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इनके एक बहुत करीब राइटर रहे हैं जिनका नाम जॉन्स
बेन जॉनसन से। तो बेन जॉनसन ने इनको क्या कहा है, इनको कहा है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसा कवि है जो बहुत कम लैटिन जानता है, ठीक है, स्मॉल लैटिन जानता है, लेस ग्रीक जानता है, ठीक है। ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने एक क्रिटिसिज्म दिया है विलियम शेक्सपियर को। एट द एज ऑफ 18, नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन से देखिए, लाइंस ध्यान रखनी है आपको, एक एक पॉइंट हमने लिखा है, चलिए नोट करके। 18 ईयर के थे जब ये विलियम शेक्सपियर इन्होंने मैरिड कर ली, इनकी शादी हो गई, किससे, एक लड़की थी वहाँ की, ठीक है, जिसका नाम था एन हैथवे। इनकी एज पूछी जाती है तो एज थी इनकी 26 साल, यानी कि 26 ईयर्स ओल्ड के थे, और ये 8 साल बड़े थे, विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़े। आप देख भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 18 साल के हैं विलियम शेक्सपियर, और ये इनकी जो वाइफ है एन हैथवे, ये 26 साल की लेडीज हैं। शादी की डेट पूछी जाती है दोस्तों, 1582 में इनकी शादी हुई थी, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इनके 3 बच्चे हुए, 3 किड्स। जो पहली थी इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम क्या था, सुजैना था, ठीक है, भी ये पूछा जाता है। और बाद में इनके 2 बच्चे पैदा हुए जिसका नाम था हैमनेट और जोडिथ, ये दोनों ट्विंस थे, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 1582 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट में देखा है दोस्तों। ये 1582 में इन्होंने ज्वाइन करा था एक प्लेइंग कंपनी, एक प्लेइंग कंपनी थी, ठीक है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था, तो इसकी डेट पूछी जाएगी, ठीक है, कि इन्होंने कब ज्वाइन किया था, तो 1582 यानी 1582 में किया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन से कि वो कंपनी का नाम पूछा जाता है कौन सी थी, तो दोस्तों लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी थी। इस कंपनी को बाद में एक नाम दे दिया गया था, लिख रहा है आगे, लेटर नोन एज, इस कंपनी को बाद में किंग्स मैन के नाम से जाना गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकोलस रो हैं इनके एक राइटर, जो उनको बोला जाता है कि विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे विलियम शेक्सपियर के, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों निकोलस रो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निकोलस रो ने एक क्रिटिसिज्म और किया है इनके ऊपर, इन्होंने बताया है कि जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने लंदन को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, ताकि इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि अवॉइड हिमसेल्फ, और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचाना किसी को, जैसे इन्होंने एक डियर पॉचिंग की थी, यानी कि एक डियर का शिकार किया था। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे सलमान खान से एक डेथ हो गई थी डियर की, तो इस तरीके से इन्होंने भी ऐसा माना जाता है कि डियर का शिकार करता, पॉचिंग का मतलब शिकार करना होता है, तो उससे बचने के लिए ये लंदन चले गए थे। ये किसने कहा है, ये कहा है निकोलस रो ने, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, रॉबर्ट ग्रीन एक राइटर हैं, बहुत ही करीबी रहे हैं इनके, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इन्होंने, इनका एक पैम्पलेट था जिसका नाम है ग्रॉस बर्ड्स ऑफ बिट्स। इस पैम्पलेट्स में इन्होंने ये कहा है इनको एन अपस्टार्ट क्रो, इसका मतलब क्या हो, ये अभी अभी एक नया ऐसा कौवा है, क्रो का मतलब कौवा होता है, जिसने अभी अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करी है, यानी कि अभी ये उड़ रहा है हालांकि, लेकिन ये किसी के द्वारा या हमारे पंखों पे उड़ रहा है, ठीक है। ये किसने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था अपने एक पैम्पलेट में जिसका नाम क्या है, ग्रोथ द बर्थ ऑफ विट, ठीक है भी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। और एक इसी के साथ एक इंपोर्टेंट कोटेशन इन्होंने दी, किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने, विलियम शेक्सपियर के लिए, जो टाइगर्स हाइड होते हैं वो ब्रेप्ड हो जाते हैं इन प्लेयर्स हाइड्स, ये जो लाइन है ये किसने दी है, रॉबर्ट ग्रीन ने दी है दोस्तों, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन ने एक क्रिटिसिज्म और किया है इनको, इन्होंने बोला है रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को प्लेजियरिस्ट, क्या बोला है इनको दोस्तों, प्लेजियरिस्ट। इसका मीनिंग होता है जब हम किसी की लेख यानी किताबों में से कुछ चोरी करके अपने नोट्स बना के उनको बेचते हैं, तो इनको बोला है कि ये एक ऐसा राइटर है जो दूसरों की किताबों में से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स निकालता है, उनको चोरी करता है, उसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी, ठीक है भी दोस्तों। ये किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। जैसे कि सपोज हम पढ़ा रहे हैं किसी को, तो हम किसी टीचर से पढ़ के उसके नोट्स भी पढ़ा सकते हैं, या कुछ उनके नोट्स मिक्स करके या कुछ बुक्स लेके कुछ क्वेश्चंस कंबाइन करके उनको अपने नोट्स बता देते हैं। हर टीचर ऐसा करते हैं आज की डेट में। लेकिन कोई ऐसा होता है किसी के नोट्स डायरेक्टली सीधे शब्दों में पढ़ा देता है, कोई ऐसा होता है कि उन्हीं क्वेश्चंस को एडिट करके डाटा चेंज करके या मतलब कुछ क्वेश्चन उसके ढालिए कुछ बुक्स के ढालिए मिक्स करके एक प्रैक्टिस बना देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टीचर आज की डेट में ही पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अपने टीचर्स के नोट्स पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन मैंने इस चीज़ से नोटिस कर लिया दोस्तों कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द लॉर्ड चैम्बर्लेन्स मैन ओपन द ग्लोब थिएटर। एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बर्लेन्स मैन। इन्होंने एक ग्लोब थिएटर को ओपन किया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसने ग्लोब थिएटर की ओपनिंग की थी, ठीक है भी। तो वो क्या था, लॉर्ड चैम्बर्लेन्स मैन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला एक भी क्वेश्चन, इतनी उम्मीद करूंगा। ये कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, इसने कौन सा ग्लोब थिएटर को ओपन किया था, तो ये ध्यान रखना है, द ग्लोब थिएटर। और कब हुई थी इसकी ओपनिंग, ये ओपनिंग हुई थी इसकी 1599 में, यानी 1599 में हुई थी, ठीक है। और कहा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे ये इस कंपनी के शेयर होल्डर रहे थे, ठीक है भी, यानी कि जो ग्लोब थिएटर था, सॉरी, इसके क्या रहे थे, शेयर होल्डर रहे थे, यानी कि इसमें इनका पार्टनरशिप रहा था। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्ले हैं, इन्होंने 37 प्ले लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं। तो उसमें जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्ले हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर ने खुद अपने किसी भी एक कैरेक्टर का रोल अदा किया है। तो एक प्ले है जिसका नाम क्या है, एज यू लाइक इट। देख लेते हैं, देखिए ये लिख रहा है एज यू लाइक इट। तो दोस्तों एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, एडम। तो एडम का जो रोल अदा किया है वो विलियम शेक्सपियर ने किया है। एक ट्रेजेडी है ये विलियम शेक्सपियर की, हैमलेट। हैमलेट में अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो उसमें जो घोस्ट है, जो भूत दिखाई देता है किसी का, ठीक है, यानी कि हैमलेट के पिताजी का ही घोस्ट दिखाई देता है। तो ये घोस्ट जो है, ठीक है, ये इसका जो रोल अदा किया है वो किसने किया है, विलियम शेक्सपियर ने किया है, ये ऐसा माना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी, देखिए उसके बाद ये विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं, बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ये बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेस किसने ज्वाइन की थी, तो आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों। ये है हमारा बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेस, ये ज्वाइन करी थी हमारी विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। और ये लंदन में कब तक रुके थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेड इन लंदन टिल 1609, यानी कि 1609 तक ये लंदन में रुके थे। उसकी बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 1500 सॉरी दोस्तों, 1597 में एक इन्होंने न्यू पैलेस खरीदा था स्ट्रैटफोर्ड में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1597 में इन्होंने क्या खरीदा, एक न्यू पैलेस। 1597 में एक न्यू पैलेस इन्होंने खरीदा, कहाँ खरीदा था, स्ट्रैटफोर्ड में। ओके दोस्तों, ही वाज ए शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैकफ्राइड थिएटर। देखिए दोस्तों, दो थिएटर थे, दोनों थिएटर के आपको नाम याद रखने हैं। तो इसमें ये शेयर होल्डर रहे थे। एक है हमारा द ग्लोब थिएटर, अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं इसको, द ग्लोब थिएटर। और एक थिएटर और आ गया है द ब्लैक फ्राइड्स थिएटर, ठीक है। इन दोनों में ये शेयर होल्डर रहे थे। ध्यान रखना है विलियम शेक्सपियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि जिस दिन जन्मे हैं उसी दिन, उसी डेट में इनकी डेथ हो गई है। तो ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अप्रैल का ही महीना था और डेट भी 23 थी, और 1564 में इनका जन्म हुआ है, 1616 में इनकी डेथ हो गई, तो इसलिए इनकी कंप्लीट डेट पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना। डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड, इनकी स्ट्रैटफोर्ड में ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई दोस्तों। जैसे डेथ हो जाती है तो उनको बरीड किया जाता है, तो दफन किया जाता है, ठीक है। तो एक हॉली ट्रिनिटी चर्च थी जहाँ से इनको बैप्टाइज किया गया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो जब ये इनके जन्म हुआ था हॉली ट्रिनिटी चर्च में, ठीक है, तो इनको वहीं से बैप्टाइज किया गया था और उसी में इनको दफन कर दिया गया था जब इनकी डेथ हो जाती है। ओके दोस्तों, अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे हम किसी की कवर पे देखा होगा, कुछ कवर पे कुछ शब्द लिख देते हैं, तो इनकी कवर पे भी कुछ शब्द लिखे गए थे। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है भी, जीआईसी लेक्चरर में भी पूछा गया है। तो उसमें लिखा है कि गुड फ्रेंड्स फॉर जेसीज सेक फॉर वियर to dig the dust and close here, blessing be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। बस ये एक दो बार इसको रीडिंग कर लेना है लाइन को, ये लाइन आपको याद हो जाएंगी। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि जो मेरी कबर के ये वर्ड हैं या मेरी कबर पर जो बैठता है, जो डस्ट है हमारी, अगर इसको कोई प्यार करता है, समझता है, ठीक है, इधर उधर नहीं करता है, तो उसको मैं प्यार करता हूँ, उसको अच्छी रेस्पेक्ट करता हूँ। और जो इसको मेरी जो डस्ट है वो इधर उधर इसको करता है, ठीक है, मेरी हड्डी जो मेरी अस्थियां हैं उनको मूव्स करता है इधर उधर कहीं भी, तो मैं उसको कर्स देता हूँ, ठीक है। इस लाइन में इस तरीके की बातें बोली गई हैं।
तो इंपॉर्टेंट लाइन से बस आप यहीं से स्टार्टिंग होंगी गुड फ्रेंड से, तो आप इसको याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो इस टाइम ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी क्योंकि रात को मुझे भी नींद आ जाती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1613 में द ग्लोब थिएटर कॉट फायर। देखिए 1613 की बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्लोब थिएटर था हमारा, इसमें आग लग गई थी, कब लगी थी। तो ये डेट है इंपोर्टेंट, ये याद रखनी है। 1613 यानी कि 1613 में इस ग्लोब थिएटर में दोस्तों आग लग गई थी। जब ये थिएटर था, इसमें जो जैसे मूवी होती है ना, तो मूवी कहीं कहीं ना कहीं शूट की जाती है, कोई प्ले हो, कोई कहानी हो, स्टोरी हो, वो शूट की जाती है। तो जब इसमें आग लग गई थी 1613 में, तो उस टाइम जब आग लगने के बाद एक प्ले परफॉर्म हो रहा था इसमें, इसका नाम पूछा जाता है हेनरी एट। हेनरी एट उस टाइम क्या हो रहा था, इसमें परफॉर्म किया जा रहा था। ठीक है, लिख रहा है आपके सामने, बाज बीइंग परफॉर्म एट दैट टाइम। अब देखिए जैसे ही 1613 में आग लगती है इस ग्लोब थिएटर में, तो अगले ही साल तुरंत 1614 में द ग्लोब थिएटर रिबिल्ड, उसको दोबारा बना दिया जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है टोटल प्लेज इन्होंने कितने लिखे हैं, तो 37 प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है भी, 37 यूपी पीजीटी के अकॉर्डिंग। और 154 क्या लिखी हैं इन्होंने, सोनेट्स लिखी हैं। ठीक है, और इनकी जो सोनेट्स हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो पब्लिश हुई हैं 1609 में पब्लिश हुई हैं, और ये इनके एक करीबी रहे थे थॉमस थॉर्प, इनके द्वारा इनको क्या करा गया है, पब्लिश किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए सोनेट्स के बारे में बात करते हैं, तो 1 से लेके 126 यानी कि 1 से लेके 126 तक जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेट करी गई हैं मिस्टर डब्ल्यू एच को। ठीक है भाई, मिस्टर डब्ल्यू एच को की गई हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन। अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन इनका दूसरा नाम है, और इनको हम कॉमा लगा के यहाँ लिख सकते हैं हेनरी रियोर्सले भी कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि मिस्टर एच और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रियोस्ले इनको कहा जाता है। डब्ल्यू एच की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये हेनरी रियोस्ले नहीं है, विलियम हार्वर्ड है। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना है आपको। चलो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, आपसे अगर पूछा जाए कि डब्ल्यू एच का मतलब क्या, ये डब्ल्यू एच जो लिख रहा है कि हेनरी रियोस्ले है, नहीं दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, विलियम हार्वर्ड इसकी फुल फॉर्म है। मैं लिख देता हूँ विलियम हार्वर्ड। ठीक है भाई, हार्वर्ड इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये याद रखना है आपको, विलियम हार्वर्ड। ओके दोस्तों, चलिए तो याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है डेफिनेटली कि 1 से लेके 126 जो सोनेट्स हैं हमारी किसको डेडिकेटेड हैं, मिस्टर डब्ल्यू एच, जिसका दूसरा नाम क्या है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या हेनरी रियोस्ले। ओके, और सोनेट्स की बात करें 127 से लेके 152 तक जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेट की गई हैं एक डार्क लेडी को। डार्क लेडी है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा किसको डेडिकेट की गई हैं, तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको डार्क लेडी। अगर डार्क लेडी नहीं मिला तो दोस्तों ये मिल जाएगा नाम आपको, डार्क लेडी का नाम है मैरी फिटन। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि डार्क लेडी को तो डेडिकेट की गई हैं, तो डार्क लेडी का नाम पूछ लिया जाता है, तो वो क्या है, मैरी फिटन है। मैरी फिटन को ऐसा माना जाता है कि ये एक एन इटालियन डांसर थी इन द कोर्ट ऑफ द एलिजाबेथ, यानी कि एलिजाबेथ। देखिए अब इनको इतनी सारी विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स इनको डेडिकेट कर दी, इसका मतलब क्या था कि इनका कोई ना कोई बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता रहा होगा मैरी फिटन से, विलियम शेक्सपियर का, नहीं तो इतनी सारी सोनेट्स कोई किसी को डेडिकेट नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि एन इटालियन डांसर रही है इन द कोर्ट ऑफ द एलिजाबेथ। ओके दोस्तों, अब देखिए सोनेट्स कुछ बची हमारी कितनी, यानी कि 154 सोनेट्स, यानी कि एक सोनेट्स ये है और 154 और 153, ये दो सोनेट्स हैं हमारी, ये डेडिकेट की गई हैं, मतलब किसी को नहीं की गई हैं, कन्वेंशनल की गई हैं। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक परंपरागत हैं, यानी कन्वेंशनल हैं। और ऑप्शन में आपको ये मिलता है कन्वेंशनल, तो आप ये लगा देंगे। अगर ये नहीं मिलता है दोस्तों, तो ऑप्शन में वैसे मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे, तो अगर ये कन्वेंशनल नहीं मिले तो आपको ये मिलेगा एक क्यूपिड गॉड। क्या मिलेगा दोस्तों, क्यूपिड गॉड, यानी कि जो दो सोनेट्स हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं दो सोनेट्स। ऑप्शन में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जो दो सोनेट्स हैं ये किसको डेडिकेट हैं, तो आपको लगाना है क्यूपिड गॉड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पैटर्न का अर्थ पूछा जाता है, पैटर्न का अर्थ क्या होता है, एक वर्ड है पैटर्न, तो इस पैटर्न का मीनिंग पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कई प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा भी है दोस्तों ये। ठीक है, पैटर्न, तो इसी को क्या बोलते हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बोलते हैं, हेनरी रियोस्ले बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी पोएम से बेनिस एंड एडोनिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 1793 में शायद पब्लिश हुई थी। ठीक है भी, ध्यान रखना 1793 में, इनका टाइम आ जाएगा 1793 या 94। ओके,
ये डेडिकेट किसको की गई हैं? मिस डब्ल्यू एच को डेडिकेट की गई हैं। किसको डेडिकेट की गई हैं? डब्ल्यू एच को। अब देखिए ये पूछा जाता है कि बेनिस एंड एडोनिस जो इनकी पोयम है ये कितने लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपने अगर बुक पढ़ी होंगी तो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई हैं। और इसका कार्य क्या है, ये किस चीज़ को दिखाती है? तो ये शो करती है लव ऑफ बेनिस, यानी कि जो बेनिस है उसके लव को शो करती है, किसके प्रति? एडोनिस के प्रति। ठीक है भाई, एडोनिस के। अब इसमें क्या है देखिए, मार्लो है, हीरो एंड लिएंडर है, ये 2-3 नाम इसमें आए हैं इस पोएम में। तो अगर ये पूछा जाए कि मार्लो और हीरो एंड लिएंडर के बारे में, तो ये आपको बेनिस एंड एडोनिस इसका आंसर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पोएम देख लेते हैं, द रेप ऑफ द लुक्रीस। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन किसका है? यानी कि ये जो द रेप ऑफ द लुक्रीस है, ये जो वर्क है, यानी कि ये भी एक पोएम है। ये किसकी पोएम है? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही बन गया है, विलियम शेक्सपियर की है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कितने लाइन स्टैंजा में लिखी गई है? ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना है, 7 लाइन्स स्टैंजा में ये लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों, 7 लाइन स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? राइम रॉयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइम रॉयल। अगर कोई पोयम है जो 7 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है तो उसे बोलते हैं हम राइम रॉयल। राइम रॉयल को एक और नाम देते हैं चौसेरियन स्टैंजा। क्या बोलते हैं दोस्तों? चौसेरियन स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पूछी है तो आपको बताना कि ये अपने आप में एक ट्रेजिक स्टोरी है। किसकी? लुक्रीस की। ठीक है, हु लॉस, जो लॉस कर देता है हर वर्च्यू, अपने वर्च्यू को, बाई हर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के लिए। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए सोनेट्स तो मैंने आपको बता दी कौन सी सोनेट्स कितने, मतलब किस किस को डेडिकेटेड हैं। जो सोनेट्स होती है ना, ये एक कविता होती है। ठीक है भाई, क्या होती है? एक कविता होती है, लेकिन 14 लाइन की। कितनी लाइन की? 14 लाइन्स की एक कविता होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों सोनेट्स हमारी 99 है। देखिए ये आपके सामने लिख रहा है, जो सोनेट्स हमारी 99 है, इसमें 15 लाइन्स हैं। सोनेट्स 99 में कितनी है? 15 लाइन्स हैं। और जो सोनेट्स हमारी 126 है, इसमें क्या है? 12 लाइन्स हैं। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों लिखाए हैं? वो इसलिए लिखाए हैं क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी सोनेट्स हैं हमारी, सब में 14 लाइन्स होती हैं, यानी कि 14 लाइन्स की एक कविता, उसको हम सोनेट्स कहते हैं। तो सोनेट्स 99 में 50 लाइन्स हैं, तो अलग ही हो गई है, थोड़ी यूनिक हो गई है। और सोनेट्स हमारी 126 में कितनी लाइन्स हैं? 12 लाइन्स हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द पैशनेट पिलग्रिम्स, ये एक इनकी पोएम है ये भी। ठीक है, और ये क्या है? ए सीरीज है ऑफ 15 सोनेट्स की, यानी कि इसमें 15 सोनेट्स हैं। किसमें? द पैशनेट पिलग्रिम्स में। ठीक है भाई, ये याद रखना है, ये द पैशनेट पिलग्रिम्स लिख रहा है, ये क्या है? एक अपने आप में पोएम है, और एक सीरीज है किसकी? 15 सोनेट्स की। नेक्स्ट वर्क है इन्हीं का, द फोनिक्स एंड द टर्टल। द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये पूछा जाता है ये कैसा वर्क है? देखिए ये अपने आप में एक एलिगोरिकल पोएम है। कैसी पोएम है? एलिगोरिकल। किसी भी पोएम का जेनर पूछा जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना होता है कि वो लिरिक है या मतलब पेस्टोरल पोएम है, किसी की पोएम है। ठीक है, ब्लैंक बस में लिखी गई है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के। नेक्स्ट वर्क है इनका, ए लवर्स कंप्लेंट। ठीक है भाई, ए लवर्स कंप्लेंट्स क्या है दोस्तों? ये 7 लाइन स्ट्रैंजाज में लिखी गई एक पोएम है, जिसको हम पैस्टोरल पोएम भी कहते हैं। आप कहेंगे कि पैस्टोरल पोएम क्या होती हैं? तो दोस्तों एक ऐसी पोएम जो किसी शेफर्ड को डेडिकेट की जाती है। शेफर्ड का मतलब होता है, आप जानते होंगे, गडरिया, जो कभी अपनी भेड़ बकरियों को गाँव में कहीं चरा रहा होता है, तो उसको डेडिकेटेड की जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पैस्टोरल पोएम। देखिए उस टाइम के समय में दोस्तों क्वार्टो और फोलियो, आपके सामने ये 2 शब्द लिखे हुए आए हैं, पूछे भी जाते हैं। तो ये जो क्वार्टो है इसका अर्थ क्या होता है, और जो फोलियो है इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आज की डेट में बहुत सारे राइटर्स हैं, बुक लिख रहे हैं अपनी, तो जो बुक होती है ना दोस्तों, बुक, ये जो बुक है कोई, तो उसकी जो लेंथ है और उसकी जो ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई जो होती है, ये उनका साइज होता था। यानी कि पहले जो बुक लिखी जाती थी वो क्वार्टो में लिखी जाती थी, जिसका मतलब क्या होता था, 8 इसकी क्या होती थी चौड़ाई, और 10 क्या होती थी इसकी लंबाई, यानी कि 8/10 में वो लिखी जाती थी। फोलियो में बुक आती थी कुछ, ठीक है, प्रकाशित होती थी, तो वो कुछ 9/13 में लिखी जाती थी, यानी कि जो 9 है वो क्या है, इसकी चौड़ाई है, और ये 13 क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में ये बुकें लिखी जाती थी। आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए विलियम शेक्सपियर के फोलियोज बाई, जो विलियम शेक्सपियर के 4 फोलियो आए थे, वो किसके द्वारा मतलब पब्लिश किए गए थे? तो हैमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश किए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, तो हैमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश किए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने फोलियो आए थे टोटल, तो आपको ध्यान रखना है 4 फोलियो आए थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फर्स्ट फोलियो कब आया था, तो मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में,
और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 37 प्लेस थे, लेकिन एक प्लेस ऐसा था जिसका नाम क्या था, पेरिकल्स, इसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 36। कुछ पूछा जाए आपसे कि इसमें फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले पब्लिश किए गए थे, तो 36 किए गए थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है वैसे कि ऐसा कौन सा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था दोस्तों, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो वो पेरिकल्स था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब सेकंड फोलियो जो आया है, देखिए दोस्तों ये सेकंड फोलियो लिख रहा है आपके सामने, ये सेकंड फोलियो कब आया है, तो ये जो 23 लिख रहा है ना, इसी 23 को उल्टा कर दो तो क्या हो गया, ये 32, यानी कि सेकंड फोलियो जो आया था हमारा 1632 में आया है, और जो थर्ड फोलियो है हमारा 1663 में आया, यानी 16 में। और जो फोर्थ फोलियो है, फोर्थ फोलियो की जगह दोस्तों ये लास्ट फोलियो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिख देगा कि लास्ट फोलियो उनका कब आया था, तो लास्ट का मतलब ये फोर्थ फोलियो। ठीक है, जब फोर्थ फोलियो आए हैं तो लास्ट कौन सा हो गया, फोर्थ ही हो गया है, ये 1685 में आया था, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है नेक्स्ट कि द टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो, जो फर्स्ट फोलियो है उसका टाइटल क्या था, औरों से मतलब नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही पूछा जाता है, मैंने प्रैक्टिस सेट काफी लगाए थे उसमें मैंने देखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्या पूछा जाता है, टाइटल पूछा जाता है, तो मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, यानी कि ये इसका क्या है, टाइटल है। अब कहें कि जो विलियम शेक्सपियर थे इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने कुछ कॉमेडीज लिखी हैं, कुछ इन्होंने हिस्ट्रीज लिखी हैं, और कुछ इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं। ठीक है, यानी कि जितने 37 प्ले हैं उसमें सारे हैं कॉमेडी भी हैं, कुछ हिस्ट्री भी हैं और ट्रेजेडी भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी कॉमेडी और ट्रेजेडी की बात आ गई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं, पिछली बार 2021 में जो पीजीटी का पेपर हुआ है दोस्तों उसमें भी पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेजेडी एक ऐसी कहानी या ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए ट्रेजेडी ऐसी कहानी होती है, मान लिया कोई मूवी चल रही है तो जिसमें शुरू से लेके आखिर तक दुख ही दुख भरे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मतलब युद्ध ही होते रहते हैं, वो क्या होती है, ट्रेजेडी होती है। और कॉमेडी क्या होती है दोस्तों, जिसमें शुरुआत से ही मतलब हंसी मजाक वाली बात चलती है कॉमन, तो वो क्या होती है, हमारी कॉमेडी होती है। लेकिन क्वेश्चन ट्रेजेडी और कॉमेडी का तो बहुत कम पूछा जाता है, टीजीटी में पूछ सकता है लेकिन पीजीटी में नहीं पूछता है। तो पीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, पीजीटी में जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये बनेगा कि ट्रेजी कॉमेडी किसे कहते हैं, मतलब दोनों को मिक्स करके इनकी डेफिनेशन पूछेगा, लिखेगा इस तरीके से कि ट्रेजी कॉमेडी किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो ट्रेजी कॉमेडी का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी मूवी या ऐसी फिल्म या कोई ऐसा ड्रामा जिसकी स्टार्टिंग तो बहुत खतरनाक तरीके से होती है, मतलब युद्ध होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे उसमें, लेकिन उसकी एंडिंग क्या होती है, बिल्कुल हैप्पी होती है। मतलब किसी भी लेवल पे लेके उसमें झगड़ा चल रहा है किसी भी बात को लेके, तो उसमें कहानी युद्ध हुए हैं तो तमाम कुछ ना कोई विवाद तो होता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन लास्ट में आके वो चीज़ें सबको मिल जाती हैं, मतलब जिसको जिस वजह से वो लड़ रहा था, जिसकी उसकी ज़रूरत थी, वो लास्ट में आके सबको मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप, मतलब वाइफ को लेकर झगड़ा चल रहा है या गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा चल रहा है, कुछ भी मान लीजिए, तो बाद में आगे क्या होता है, वो सबको चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें जो दुख में भरी हुई थी वो बाद में हैप्पी में चेंज हो जाती हैं, तो हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा पहले जिसकी स्टोरी क्या होती है खतरनाक तरीके से, लेकिन उसकी एंडिंग क्या होती है, हैप्पी एंडिंग, उससे बोलते हैं हम ट्रेजी कॉमेडी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट फोलियो जो है वो किसको डेडिकेटेड किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन है हमारा विलियम हार्वर्ड। ठीक है भाई, ये विलियम हार्वर्ड हैं, विलियम हार्वर्ड को हमारा क्या है, फर्स्ट फोलियो डेडिकेटेड किया गया था, जिसका नाम क्या है, अरे वो दोस्तों फोन आ रहा था ना यार, बार बार इसको फोन को देखने में लग जाता हूँ मैं। तो विलियम हार्वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कहते हैं। ठीक है, एक और राइटर हैं जिसका नाम क्या है, फिलिप हार्वर्ड है, जिसको हम अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी कहते हैं। ठीक है भी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा माना जाता है कि 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश इन क्वार्टो, कहा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर के 19 प्लेज थे, कितने 19 प्लेज थे, वो इनके क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुए थे। क्वार्टो फॉर्म का मतलब क्या होता है, 8/10, है ना, अभी लिखा था मैंने, देखिए ये लिख रहा है क्वार्टोफोलियो, देखिए ये लिख रहा है ना क्वार्टोफोलियो, तो 8/10 में इनको पब्लिश किया गया था, 8 फोलियो को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज हमने कुछ विलियम शेक्सपियर की सारी बायोग्राफी कवर कर ली है, और इसके आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े राइटर हैं, अपने आप में महान राइटर हैं। तो उसके बाद हम इसके इंपोर्टेंट बुक्स लेंगे, कुछ इंपोर्टेंट करेक्टर्स मतलब प्लेस लेंगे, एक एक प्लेस पढ़ेंगे, बहुत लॉन्ग लॉन्ग प्लेस हैं इनके, जितनी भी
ट्रेजेडी हैं, कुछ कॉमेडी हैं, सारी पढ़ेंगे डिटेल में। इनके इंपोर्टेंट कोटेशंस पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट उसके वर्क्स प्लस डेट, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने ये आपको बायोग्राफी कवर कराई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो यार ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं दूसरा पार्ट बनाने के लिए इसके जो इंपोर्टेंट वर्क्स हैं एक्स्ट्रा, मैं उनको अच्छी तरीके से कंटेंट टाइप करके आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बेल आइकन प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।